हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आपको पता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का होता है, एक सॉल्ट एनालिसिस का होता है और एक होता है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये वेटेज 8-8-6 इस तरीके से रहता है। तो ये एक मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सिलेबस में दो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, KMnO4 वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट एंड KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। तो ये मैंने यहाँ पर आपको कंपैरेटिव डिस्कशन किया है, ये दोनों एक्सपेरिमेंट में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और टाइट्रेशन होता किस लिए है। ठीक है, तो ये हम बिना कुछ समय को गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। पहला टाइट्रेशन, पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट। या दोनों ही टाइट्रेशन में कुछ कॉमन चीज़ें हैं, दोनों में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ है। यानी कि जब हम टाइट्रेशन का मतलब ही ये होता है कि किसी ऐसे सॉल्यूशन जिसकी हमें स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन पता है, उसकी हेल्प से हम दूसरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं, यही टाइट्रेशन कहलाता है। तो अब हम डिटरमाइन क्यों करते हैं? क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो तरीके से हो गए, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो ये सॉल्यूशन जिनको हम वे करके बना सकते हैं, इनकी कंसंट्रेशन फिक्स रहती है। हाँ, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वो सॉल्यूशन हो गए जिनकी कंसंट्रेशन फिक्स नहीं होती है, ये डिकम्पोज होते रहते हैं समय के साथ साथ, इसलिए हम इनको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इनका जो स्ट्रेंथ है वो हम टाइट्रेशन की हेल्प से ही एग्जैक्ट स्ट्रेंथ जान पाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी देर रख देंगे तो फिर ये स्ट्रेंथ इसकी चेंज हो जाएगी। तो जिस समय हमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कुछ यूज़ करना होता है तो उसी समय टाइट्रेशन करके हमें इनकी स्ट्रेंथ हमें जाननी होती है विद द हेल्प ऑफ एनी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है हमारा, फेरस अमोनियम सल्फेट एंड ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो हम इनमें से किसी भी एक की हेल्प से सेकेंडरी स्टैंडर्ड पोटेशियम परमैंगनेट की सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हम जान सकते हैं, जिसे हम टाइट्रेशन कहते हैं। और ये कैसे करते हैं ये देखते हैं इसमें आगे। फेरस अमोनियम सल्फेट जो है वो उसका फार्मूला है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2। ये क्या है? एक डबल सॉल्ट है। क्या है ये? डबल सॉल्ट है, DS। इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? COOH सिंगल बॉन्ड COOH 2H2। फेरस अमोनियम सल्फेट का जो मोलर मास है वो है 392 और जो हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास है वो है 126। अब ये दोनों की हेल्प से हम पोटेशियम परमैंगनेट की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो दोनों, जैसे अब सबसे पहले हम 1 बाई 1 ले लेते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट में से जो ये डबल सॉल्ट है, इसमें से FeSO4 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, किसके साथ? पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। और ये पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो एक ब्यूरेट ले लेंगे, ब्यूरेट में हम हमेशा क्या भरेंगे? KMnO4 भरेंगे। और कोनिकल फ्लास्क ले लिया, कोनिकल फ्लास्क में हमने प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लिया। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर सॉल्ट, और इसमें हमने +5 ml डाइल्यूट H2SO4 डाला, जिससे कि इसकी मीडियम कैसा हो जाए? एसिडिक हो जाए। ठीक है, तो जब आप ड्रॉप वाइज डालते हैं तो ये दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो द नेक्स्ट एक्स्ट्रा ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द कोनिकल फ्लास्क गिव्स अ टिंज पिंक कलर। ठीक है, ये टिंज पिंक कलर का आना ही ये शो करता है कि इक्वेशन का एंड पॉइंट आ चुका है बिफोर मिक्सिंग दिस एडिशनल ड्रॉप ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये आपको समझ में आया होगा। जब ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तो ये इनकी रिएक्शन कैसे होती है?
वो आप समझ लें। जो मैंने यहाँ पर लिखी है, एक बार आप जूम करके देखेंगे आपको दिखाई देगा। तो ये समझने के लिए देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का MnO4 माइनस, इसमें चेंज हो जाता है Mn+2 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी, और ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए खुद रिड्यूस हो जाता है और फेरस सल्फेट को क्या करेगा, ये फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम कैसे, कि 3 प्लस है, यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये Fe+2 रह जाएगा। इधर पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो उसमें Mn+2 है, 4O की कमी है तो हम यहाँ पे 4H2O जोड़ेंगे और 4H2O को जोड़ते ही यहाँ पर 8H+ आ जाएगा। ठीक है, 8H+ जोड़ने से यहाँ पे +8 और -1 यानी कि +7 चार्ज है, यहाँ पे +2 है। तो दोनों ओर +2 करने के लिए हम यहाँ पर कितने जोड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो इस इक्वेशन को अब याद करने की तो ज़रूरत रही नहीं। अब दोनों को हम ऐड कर दें तो MnO4 + Fe2 + 8H+ 5Fe से ये 5Fe, इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन में आएगा MnO4, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, + 5Fe+2, ये देखिए 5Fe+2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इधर क्या हुआ, Mn+2, 4H2O एंड 5Fe+3। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो हमारी दोनों इक्वेशन बैलेंस हो जाती हैं। यहाँ जूम करके देखिए, यहाँ पर ये देखिए, आपको देखेंगे। ठीक है, MnO4 8H+ + 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया Fe+2 + Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 5 से हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 5 इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं और 5 और 5Fe दोनों ओर जुड़ जाता है, दोनों ओर 5 हो जाता है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाती है MnO4 माइनस + 5Fe+2 + 8H+ साइन गिव्स Mn+2 5Fe+2 एंड 4H2। ठीक है, अब जो है, अब सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें कितने ग्राम उसको मिक्स करना है, कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर अगर आपको एम में दिया जा रहा है कि आपको बनाना है 250 ml ऑफ My20 फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन, तो आप W = mmV/1000 करके इसको कैलकुलेट कर दीजिए। M हो गई मोलैरिटी My20 20, M हो गया मोलर मास 392, वॉल्यूम हो गया आपका 250। ठीक है, अपॉन 1000। तो इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.9। अगर 100 ml बनाना होता तो mmV/1000 से My20 तो यही रहता, ये वाला 392 भी सेम रहता, वॉल्यूम क्या हो जाता, 100 हो जाता। बाकी फार्मूले से आपको ये भी निकल के आ जाएगा 1.96। तो जैसा एम में हो आप इनमें से कोई एक लिखेंगे, एनी वन लिखेंगे। ठीक है, या हो सकता है कुछ और कॉन्सेंट्रेशन दे दी जाए, My20 ना दे दिया जाए, My50 दे दिया जाए, तो आप उस हिसाब से इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद आप अपरेटस और मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे। इंडिकेटर में आप लिखेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट एक सेल्फ इंडिकेटर है, और एंड पॉइंट भी आपको मेंशन करना है। एंड पॉइंट पे क्या होता है कि कलरलेस लिक्विड कैसा हो जाता है, टिंज पिंक कलर के हो जाते हैं। अब प्रोसीजर एग्ज़ाम में लिखा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर बाई चांस आपसे सॉल्यूशन बनवाया जा रहा है तो आपको क्या करना है। जो हम वे कर लेते हैं इतना एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर आवर थ्योरी, मान लीजिए हमें 250 ml ऑफ My20 सॉल्यूशन बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का, तो आपने वे करके उसको हम कैसे डालेंगे, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेते हैं फनल की हेल्प से। ठीक है, और इसमें हमने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट के डाला फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्ट डाल देते हैं, और साथ में हम उसको थोड़ा से पानी के साथ डिज़ोल्व करते हैं
और फिर क्या डालेंगे इसमें 5 ml डाइल्यूट H2SO4 इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का फ़ायदा क्या होता है, यहाँ मैंने स्टार लगाया है। एड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इसका रीज़न यही है कि इट प्रिवेंट्स हाइड्रोलिसिस ऑफ फेरस सल्फेट इनटू फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब सॉल्यूशन जो बना उसको अप टू द मार्क ले आते हैं, 250 ml तक ले आते हैं। और ये फिर कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई टर्बिडिटी या धुंधलापन नहीं होना चाहिए और ना ही कोई पीपीटी होनी चाहिए, प्रेसिपिटेट होना चाहिए। तो ये रहा हमारा प्रोसीजर का पार्ट। प्रोसीजर के बाद आपको ऑब्जर्वेशन आ गया। ऑब्जर्वेशन में आपको पता है कि आप जब वो बना रहे हैं सेटअप है तो ब्यूरेट में हमेशा, चाहे आपका फेरस अमोनियम सल्फेट वाला हो चाहे आपका ऑक्सैलिक एसिड वाला हो, ब्यूरेट में हमेशा कौन सा सॉल्यूशन रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो हाँ, तो अब आप एक कोनिकल फ्लास्क में आपने 10 ml पिपेट आउट कर दिया, क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट। ठीक है, 10 ml पिपेट आउट कर दिया और इसमें आपने क्या डाल दिया, डाइल्यूट H2SO4 दोबारा आप डाल दिया। 2 बार H2SO4 पड़ रहा है, एक तो सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के टाइम पर, और जब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम 5 ml डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं जिससे कि फेरस सल्फेट की हाइड्रोलिसिस ना हो। अब जब हम टाइट्रेशन की 3 रीडिंग लेंगे, ये हमने टाइट्रेशन की 3 रीडिंग के लिए टेबल बनाई है, जिसमें आप 3 रीडिंग लिखेंगे, 1 2 3, और ये रीडिंग्स कैसी होनी चाहिए, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होनी चाहिए। कैसी रीडिंग्स होनी चाहिए, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होनी चाहिए। आपको पता है यहाँ पे 1 2 और 3, इसमें क्या करेंगे, 2 इनिशियल रीडिंग लेंगे ब्यूरेट की, फाइनल रीडिंग लेंगे ब्यूरेट की, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट यूज्ड निकल आ जाएगा। ठीक है, तो ब्यूरेट आपका ये है, ब्यूरेट, और आपने इसमें कोनिकल फ्लास्क रखा है और इसमें भी आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया है। ठीक है, 10 ml ही डाल दिया। तो यहाँ जैसे जैसे ड्रॉप वाइज डालेंगे, दोनों रिएक्शन मिक्सचर आपस में रिएक्ट करेंगे और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी तो एक भी एक्स्ट्रा ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट की जैसे ही मिक्स होती है तो वो पूरा सॉल्यूशन लाइट पिंक कलर का हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं कि एंड पॉइंट आ गया। एंड पॉइंट आने पर हम टाइट्रेशन को रोक देंगे और हमें पता चल जाएगा इनिशियल रीडिंग अगर ब्यूरेट की यहाँ आए और फाइनल रीडिंग यहाँ आए तो इनिशियल और फाइनल रीडिंग का जो डिफरेंस होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि इस टाइट्रेशन में इतने ml पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ हो गया। तो अब कैलकुलेशन का पार्ट आता है। ऑब्जर्वेशन में आपने देखा, ऑब्जर्वेशन में हमने एक तो ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई। ठीक है, आपने जो इसमें अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने को कह रहा है तो आप वेट होगा, आपको आपने थ्योरी पार्ट से निकाला कि वेट, इतने वेट हमें वे करना होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। आपको क्वेश्चन के एम में पता है इतना वॉल्यूम होगा, तो आप क्या निकालेंगे, उससे मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होगा तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमने इतना ग्राम मोर सॉल्ट लिया है तो इतने वॉल्यूम यानी 250 वॉल्यूम बनाने के लिए। और अब मोलैरिटी क्या है, तो अब आप मोलैरिटी को कैलकुलेट करके दिखाएंगे। मोलैरिटी क्या हो जाएगी, N/V। ठीक है, यानी कि N को भी फिर तोड़ेंगे, W/M। W क्या हो गया, वेट हो गया, इससे वेट हमने देखा, M से मोलर मास हो गया, है ना, और मोलैरिटी ये फॉर्मूले से हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से आपको मोलैरिटी की कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट में मैंने लिखा ऑब्जर्वेशन में। दूसरा ऑब्जर्वेशन टेबल बन गई। ऑब्जर्वेशन टेबल आपने देखा कि इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग और
डिफरेंस ऑफ द रीडिंग्स, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट यूज हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन के बाद आता है हमें स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन करते वक्त आप यहाँ पर इक्वेशन पर भी ध्यान दीजिए कि एक तरफ है आपका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, हाँ, एक तरफ है आपका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन और दूसरी तरफ है फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये दोनों इक्विवेलेंट मोल्स, नंबर ऑफ मोल एज पर द स्टोइचियोमेट्री ऑफ दिस रिएक्शन, इसके जो इक्विवेलेंट मोल्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि पोटेशियम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करेंगे, बट किस रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट का 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पर और फेरस का है 5। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके मोल्स ऑक्सैलिक फेरस अमोनियम सल्फेट के मोल्स के 1/5 मोल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब n का मतलब, आप नॉर्मेलिटी क्या हो गई, मोलैरिटी इज इक्वल टू होती है नॉर्मेलिटी अपॉन वॉल्यूम लीटर में। तो ये हो गया n इज इक्वल टू क्या हो गया mv, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो ये हो गया m2 जो कि अननोन है, ये हमें निकालनी है, v2 जो कि ब्यूरेट की रीडिंग का जो डिफरेंस है, फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग का जो डिफरेंस है उससे हम वॉल्यूम निकालेंगे और ये फिर किसके इक्वल कर देंगे हम 1/5 मोलैरिटी किसकी, फेरस अमोनियम सल्फेट की। आपको पता है आपने m/20 बनाया है, m/20 लिख दीजिए। वॉल्यूम सपोज आपने 10.2 यूज़ हुआ तो आपको m जो है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि 1/5/1/20 इंटू 10.2 और जो v2 है वो आपने कितना लिया हुआ है, यहाँ पर आपने जो इधर ध्यान देंगे फेरस अमोनियम सल्फेट का तो हमने कोनिकल फ्लास्क में 10 ml पिपेट आउट किया, तो ये तो हमारा फिक्स है, 10 ml फिक्स है फेरस अमोनियम सल्फेट की तरफ से। इसकी मोलैरिटी भी फिक्स है m/20, 1/5 से हमें इसे मल्टीप्लाई करना है बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशो है वो 1/5 है। यहाँ पर मोलैरिटी हमें ऑलरेडी मोलैरिटी हमें डिटरमाइन करनी है। वॉल्यूम हमारा जो ब्यूरेट में जो रीडिंग है उनके डिफरेंस से हमें पता चला। सपोज़ ये है हमारा 10.2, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैरिटी हो गई m2 v2 इक्वल टू 1/5 इंटू m1 v1। तो यहाँ पर फेरस अमोनियम सल्फेट है, यहाँ पे KMnO4 है, ठीक है। m2 हमें निकालना है, v2 सपोज हमारा v2 हमें ब्यूरेट से मिल गया, ठीक है। 1/5 कांस्टेंट है, m1 1/20 हो गया और वॉल्यूम हो गया 10 ml, क्योंकि हमने 10 ml पिपेट आउट किया है। तो m2 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ में पूछा जा रहा है तो m2 इंटू मोलर मास किसका, फेरस अमोनियम सल्फेट का। फेरस अमोनियम सल्फेट का मोलर मास कितना है 392, जो कि हमने थ्योरी में सबसे पहले ऊपर लिखा है, और मोलैरिटी जो भी हमारी यहाँ कैलकुलेट करके आए तो इसे ग्राम पर लीटर में स्ट्रेंथ आ जाएगी। और आप इसके बाद क्या लिख सकते हैं, रिज़ल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रिज़ल्ट लिख सकते हैं। रिज़ल्ट के बाद आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, प्रिकॉशन भी आपको बहुत सोच समझ के लिखनी है। पहले आपने लिखा सपोज प्रिकॉशंस, आप ध्यान से देख के, आपके पास है 3 सॉल्यूशन है, सपोज हमें कम से कम 5 प्रिकॉशंस लिखनी है, ठीक है। मैंने नंबर डाल दिया। तो पहला आप पोटेशियम परमैंगनेट पर ले लें, पोटेशियम परमैंगनेट है, ब्यूरेट में है, तो ब्यूरेट को हम पोटेशियम परमैंगनेट से रिंस कर दें, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट से ब्यूरेट को रिंस कर दें।
दूसरी है पोटेशियम परमैंगनेट ब्यूरेट में, तो इसके हम क्या करेंगे, लो अपर मेनिस्कस को इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो कलर्ड सॉल्यूशन होते हैं उनके अपर मेनिस्कस पढ़ते हैं, ठीक है। लोअर मेनिस्कस ट्रांसपेरेंट का पढ़ते हैं, जो हमें क्लियर दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ब्यूरेट पर हो गई एक पोटेशियम परमैंगनेट पे होगी। पोटेशियम परमैंगनेट के अपर मेनिस्कस को पढ़ें, ब्यूरेट को पोटेशियम परमैंगनेट से रिंस करें। अब पिपेट पे देख लीजिए, पिपेट को भी हम सॉल्यूशन से रिंस करेंगे। पिपेट से हम क्या लेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट लेंगे, तो फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन से इससे रिंस करें। अब तीसरा आ गया आपका कोनिकल फ्लास्क का। कोनिकल फ्लास्क जो है, कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या डाला, कोनिकल फ्लास्क को हम वाटर से रिंस करेंगे, ठीक है। इसे हम सॉल्यूशन से रिंस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने सॉल्यूशन से रिंस कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, वो चेंज हो जाएंगे, बढ़ सकते हैं, ठीक है। और पांचवा, जब हम सॉल्यूशन बनाएं तो डाइल्यूट H2SO4 को डालना ना भूलें टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस। या आप पांचवा ये भी लिख सकते हैं कि टू स्टार्ट द टाइट्रेशन वी शुड यूज़ ऑल द apparatus ड्राइड, एंड हमें अच्छे से साफ़ और सूखे हुए apparatus का इस्तेमाल करना होता है। तो आप ध्यान देंगे तो आपको 5 मिल जाएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट पे, एक ब्यूरेट पे, एक पिपेट पे, कोनिकल फ्लास्क पे, एक आपका हाइड्रोलिसिस पर, है ना। तो इस तरीके से ये टाइट्रेशन आपका कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा टाइट्रेशन ले लेते हैं हम, पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड का। पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड का हम दूसरा टाइट्रेशन लेंगे। कंपैरेटिवली आप देखते जाएं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन है इसमें। बिल्कुल सही कहा आपने, पोटेशियम परमैंगनेट इसमें सेकेंडरी स्टैंडर्ड है एंड ऑक्सैलिक एसिड प्राइमरी स्टैंडर्ड है। प्राइमरी स्टैंडर्ड का ही हम नॉन सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब बना हमारा फॉर्मूला, देख लीजिए, COOH सिंगल बॉन्ड COOH 2H2O, मोलर मास कितना होगा 126 हाइड्रेटेड का। अगर नॉन हाइड्रेटेड होगा तो वाटर का मोलर मास होता है 18, 2 मोल्स का हो गया 36, तो 126 में से 36 माइनस गए तो 90 हो जाएगा आपका, जो विदाउट वाटर होगा, नॉन हाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड का होगा। अब इसमें भी क्या होता है, इक्वेशन लिखनी बहुत आसान है, आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। वही है पोटेशियम परमैंगनेट का जो मैग्नेट आयन है MnO4, वो किस में चेंज होगा, Mn+2 में। तो जो पहली इक्वेशन है बिल्कुल वही होगी जो फेरस अमोनियम सल्फेट वाली है, ठीक है। फिर आपका जो ऑक्सलेट आयन है, ठीक है, ऑक्सलेट आयन किस में बदलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड में 2CO2। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सलेट का ऑक्सीडेशन इसमें हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो गया आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। यहाँ पर आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जैसे पिछली बार आए थे। तो अब हम इसको 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 8, यहाँ पर MnO4H2O ऐड करेंगे, 4H2O के हम यहाँ पे 8H+ ऐड करेंगे, और यहाँ पर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी पिछली इक्वेशन मैंने समझाई थी। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है या 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों को इक्वल करने के लिए पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन को हम 5 से। ऐसा करने से क्या होगा, 5 2 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो जाएंगे, और इधर 2 5 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वेशन जो बनकर आती है वो आपकी ये आएगी 2MnO4 + 16H+, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सैलिक एसिड वाली इक्वेशन को हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। तो दोनों इक्वेशंस को हम जोड़कर लिख देंगे, देखिए 2MnO4 + 16H + 5 COO सिंगल बॉन्ड COO। राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो 2Mn+2 8H2O एंड 10 CO2। 10 इलेक्ट्रॉन्स राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो गए। अब अगर हमें वॉल्यूम बनाना है तो हमें कितना वे करना है, इसको इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो आपको मैंने बताया W = क्या होता है, mmV/1000 का। तो अगर मान लीजिए हमें मिलाना है 250 ml m/20 सॉल्यूशन बनाना है, तो m कितना हो गया, m 1/20,
मोलर मास हो गया 126, वॉल्यूम कितना हो गया 250/1000, तो इतना हो गया 1.575 वे करेंगे। मान लीजिए आपको 100 ml बनाना है तो भी आप उसी फार्मूले से मोलारिटी क्या हो गई 1/20 और मोलर मास हो गया 126, कैलकुलेशन में आ गया 0.63 ग्राम। तो जो भी आपके एम में आपको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर वेट को कैलकुलेट करेंगे और ये आपका थ्योरी का पार्ट है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर थ्योरी के बाद हम लिखेंगे वही अपरेटस मटेरियल, ये लिखना बहुत आसान है, जो जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो लिखते चले जाइए। इंडिकेटर हो गया आपका सेल्फ इंडिकेटर, एंड पॉइंट हो गया कलरलेस से टिंज पिंक, ठीक है, ये आपका इसमें एंड पॉइंट बता दिया आपने। अब क्या है देखें यहाँ, ये हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं प्रोसीजर में। जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे थे फेरस अमोनियम सल्फेट का तो हमने उसमें 5 ml डाइल्यूट H2SO4 मिलाया था। इसमें हमें ऐसा नहीं करना है। आपने जितना ग्राम लिया है उसको आपने वाटर में डिज़ोल्व करना है और उसको अप टू द मार्क वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कर लेना है और सॉल्यूशन आपका क्लियर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। क्यों हम मिलाते थे फेरस अमोनियम सल्फेट में? क्योंकि फेरस सल्फेट की हाइड्रोलिसिस को प्रिवेंट करने के लिए मिलाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ केस नहीं है। ये दोनों पॉइंट ये फेरस अमोनियम सल्फेट वाले इसमें नहीं आपको कंसीडर करने हैं। लास्ट में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा दोनों ही केसेस में कैसा मिलेगा? क्लियर, कलरलेस, नो टर्बिडिटी, नो कलर्ड पीपीटी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दोनों में सेम चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है, ठीक। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्यूरेट में, दोनों ही केसेस में ब्यूरेट में हम पोटेशियम परमैंगनेट भरते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड, और फ्लास्क में हम उस केस में क्या लेते थे? मोर सॉल्ट लेते थे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाते थे। इसमें हम ऑक्सैलिक एसिड बनाएंगे। यहाँ पर ऑक्सैलिक कोनिकल फ्लास्क में भी हम क्या लेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी मोर सॉल्ट सॉल्यूशन लेते थे। अब यहाँ पर हम ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लेंगे। चूँकि पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करना है एसिडिक मीडियम में, इसलिए हम कोनिकल फ्लास्क में ही 5 ml डाइल्यूट H2SO4 इस टाइट्रेशन में, फेरस अमोनियम सल्फेट टाइट्रेशन में भी करते हैं और ऑक्सैलिक एसिड वाले टाइट्रेशन में भी करेंगे। यानी ये दोनों पॉइंट इसमें क्या हो गए? सेम हो गए। यहाँ पर टाइट्रेशन करने से पहले फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाती है, बट पोटेशियम परमैंगनेट की ये फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ जो रिएक्शन है वो होगी 60 to 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप टाइट्रेशन के लिए ब्यूरेट से जो पोटेशियम परमैंगनेट कोनिकल फ्लास्क में लाएंगे तो उसमें एक तो क्या है आपका 10 ml ऑक्सैलिक एसिड है, फिर आपने इसमें क्या डाल दिया? आपने 5 ml डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया और इसको हमने हीट किया। आप एक वायर गॉज रखेंगे, ठीक है, और उस पे आपने कोनिकल फ्लास्क रख के हीट करेंगे। तो जब आप हीट कर रहे हैं तो जब इसकी नेक पर फ्यूम्स आ जाएंगी, वेपर्स आ जाएंगी, तब आप समझ लीजिए इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। तो जब ऐसा होगा तब हम इसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स करेंगे। तो जब तक रिएक्शन होगी ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो एक ड्रॉप डालते ही, एक एक्सेस में ड्रॉप डालते ही किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट की, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? टिंज पिंक हो जाएगा। ये पॉइंट ही क्या होगा? एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको बता दिया कि एंड पॉइंट किस तरीके से आएगा। फिर आप ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल भी वैसे ही बनेगी, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल। सेम बनेगी। ऑक्सैलिक एसिड टेकन पीपीटी से हम 10 ml ले रहे हैं, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अननोन सॉल्यूशन इधर लिखा, ठीक है, नोन सॉल्यूशन राइट हैंड साइड पे लिखा।
अननोन सॉल्यूशन और नोन सॉल्यूशन के पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इनका जो रेशो है वो कितना होगा, 2 नंबर ऑफ 2MnO4 है तो 2 हो गया, और 5COOH है तो ये 5 हो गया। यानी कि NKMnO4 जो होगा वो 2/5 N ऑक्सैलिक एसिड होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप MKMnO4 2/5 MN ऑक्सैलिक एसिड होगा। यहाँ पे एक बात समझ लें, मैंने आपको लिखा यहाँ पर KMnO4 कैलकुलेशन में KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स KMnO4 के N2, यहाँ पे N1, ये हो गया M2 इंटू V2, ये हो गया आपके M1/V1, लेकिन ये किस रेशो में, 2/5 के रेशो में। तो 2/5 M2 हो गई 1/20, पिपेट में हमने 10 ml लिया है, तो M2 हमारी स्ट्रेंथ हमें निकालनी है, इंटू V2 हो गया, जितना ब्यूरेट में वॉल्यूम यूज़ होगा वो V2 हो गया, ये हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल से मिल जाएगा। तो M2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 2/5 नोन है, 1/20 नोन है, 10 नोन है, केवल एक ही अननोन वैल्यू है, तो ये हमें मिल जाएगी। जब आपको M2 मिल जाएगा तो M2 को हम इसके ऑक्सैलिक इसके पोटेशियम परमैंगनेट के 158 मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो स्ट्रेंथ या कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर हमें मिल जाएगी। तो फिर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे उसमें किया था रिज़ल्ट आएगा, ये देखिए 14 पॉइंट पर रिज़ल्ट है और 15 पॉइंट पर प्रिकॉशंस है। प्रिकॉशन के वही 5 पॉइंट KMnO4 का हम लोअर मेनिस्कस ना पढ़ के अपर मेनिस्कस पढ़ेंगे, कलर्ड सॉल्यूशन है। दूसरा हम क्या करेंगे, ब्यूरेट को पोटेशियम परमैंगनेट से रिंस करेंगे। तीसरा पिपेट को ऑक्सैलिक एसिड से रिंस करेंगे। चौथा कोनिकल फ्लास्क को कभी भी सॉल्यूशन से रिंस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ वाटर से रिंस करेंगे। और पांचवा हो गया ऑक्सैलिक एसिड के केस में हम डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन बनाते वक्त नहीं डालते हैं, तो हम क्या लिख देंगे कि हम सारे अपरेटस नीट क्लीन और ड्राई अपरेटस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कंपैरिजन बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पे मैंने स्टार बनाया, सारी कुछ सेम चीज़ें रहेंगी, सेम पैटर्न पर इक्वेशन आपकी जाएगी, द सेम पैटर्न पर ही दोनों एनालिसिस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, तो थ्योरी की जो ये वाले पार्ट पे इक्वेशन है MnO4 वाली सेम है। दूसरी जो है वो ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन, वो आपको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप बैलेंस कर लीजिए। कैलकुलेशन जो है कितने ग्राम हम वे करें वो सिमिलर है mmV/1000 से। एपरेटस मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है, इंडिकेटर सेम है, एंड पॉइंट भी सेम है। टिंज पिंक आ गया। प्रोसीजर में आपको ध्यान देखना है कि सॉल्यूशन बनाते वक्त आपको डाइल्यूट H2SO4 नहीं डालना है ऑक्सैलिक एसिड में, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिसिस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि फेरस अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाते समय हमें डाइल्यूट H2SO4 डालना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि टाइट्रेशन करेंगे। टाइट्रेशन में हम कम से कम 3 रीडिंग लेंगे, लास्ट की 2 कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होनी चाहिए, उन्हीं को हम रीडिंग मानते हुए अपने M1V1 वाले फार्मूले में वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। आप सबको पता है पिपेट से जब हम हमारा जो नॉन सॉल्यूशन है, चाहे वो फेरस अमोनियम सल्फेट हो चाहे ऑक्सैलिक एसिड हो, उसकी वॉल्यूम जो होगा वो 10 ml होगा, यानी कि M1 M2 V2 KMnO4 वाला, M1V1 ऑक्सैलिक एसिड या फिर फेरस अमोनियम सल्फेट वाला,
फेरस अमोनियम सल्फेट हमने पहले बताया है, तो उसमें हमारा 1/5 का रेशो रहेगा। ऑक्सैलिक एसिड हमने दूसरे नंबर पे बताया, तो इसमें आप याद रख लें, आसान रहेगा याद करने के लिए, 2/5 रहेगा। इसमें वॉल्यूम है आपका 10 ml और मोलैरिटी है जो कि आपके एम में दी हुई होगी। यहाँ पर हम फॉर एन एग्जांपल M/20 लेकर चल रहे हैं। तो वॉल्यूम इधर पोटेशियम परमैंगनेट का वॉल्यूम हमें ब्यूरेट से मिलेगा और मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो हमारा कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। और मोलैरिटी को अगर हम मोलर मास से, दोनों ही केसेस में हम पोटेशियम परमैंगनेट की निकाल रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हमें 158 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाएगी। आई थिंक मैंने बहुत डिटेल में आपको ये समझाया है और थोड़ा सा लंबी वीडियो बन गई है, बट सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं। तो इसको कम से कम 2 बार ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये जो कंपैरिजन है वो समझ में आ जाए और आप एग्ज़ाम के लिए कोई भी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस फेरस अमोनियम सल्फेट हो, चाहे वो पोटेशियम परमैंगनेट वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड हो, आप करने में सक्षम बनेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो इसको कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।